सब सही से चल रहा ना? हाँ, ऐप वाले बच्चे एकदम कमेंट में बताइएगा कहीं भी कोई दिक्कत हो तो, है ना? तो देखो यहाँ पर ये कहना ये चाहते थे कि यहाँ पर यदि मैथ का जो फाउंडेशन बैच आप ज्वाइन कीजिएगा उसमें ये सभी सेक्शन हम कंप्लीट करेंगे वहां पे, है ना? और सचिवालय की यदि बैच ज्वाइन करना है तो ये भी बैच हम स्टार्ट कर दे। ये सभी बैच हमारे ऐप पर अभी चल रहे हैं और यूट्यूब पर भी लगभग 10-20 क्लास इसका फ्री में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो चलिए आज का मैथ का ये जो प्रैक्टिस सेट है इसको स्टार्ट किया जाए। सेट नंबर कितना हो जाएगा? सेट नंबर 4, है ना? चलिए एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर बस कर दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे जो है वीडियो को शेयर अभी तक नहीं किया है, एक बार वीडियो को शेयर बस कीजिएगा, ठीक है? बढ़िया। और कमेंट दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करें। हाँ, तो आज का जो सीरीज है इसको 1 सेकंड 2 मिनट आप लाइन पर रहेंगे। कहाँ गया ये वाला? चलिए सभी विद्यार्थी एकदम फटाफट ज्वाइन कीजिए क्लास को, जल्दी से एकदम फटाफट। सभी बच्चे आ गए और वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा आप लोग, है ना? मैथ का फाउंडेशन बैच अवश्य ज्वाइन करिएगा। जब तक आप मैथ का फाउंडेशन बैच नहीं ज्वाइन कीजिएगा आपको क्रैश कोर्स करने की कोई फायदा नहीं है, ठीक है? एक बार ढंग से आपको चीजों को पढ़ना ही पड़ेगा। चलो भाई, तो देखते हैं प्रश्न क्या है। देखो ये सब मैथ का फाउंडेशन बैच का प्रश्न है, जब सेट किए आसाम से ये चलेगा आपका। चलिए कितना टाइप कर दिया। सेट नंबर 4 देखते हैं। ये जो सेट अभी चला रहा बिहार सचिवालय का, ये एग्जाम में हुआ था 5/3/2023 के एग्जाम जो हुआ था ना, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। और एक सेट में 150 क्वेश्चन होता है, तो 150 में 50-50 क्वेश्चन का हम डिस्कशन कर गए। जैसे कल हम 1 से डिस्कस किए थे, तो 1 से लेके 50 तक कर दिए थे अच्छे तरीका से। आज हम लोग देखेंगे 51 से। चलिए प्रश्न संख्या 51 से देखेंगे। चलिए कमेंट में जवाब दीजिएगा। चंदन की लकड़ी इंडिया के किस राज्य में पाया जाता है? चंदन की लकड़ी जो है सबसे ज्यादा इंडिया के किस राज्य में पाया जाता है? जल्दी से कमेंट में बताएंगे आप लोग। बिल्कुल। चलिए हाँ, ऐप पर क्लास आपको मिल जाएगा मैथ का फाउंडेशन बैच, वहां से आप ले लीजिएगा। हाँ चलिए, ये अभी हमारा लाइव जो चल रहा है यूट्यूब पर भी लाइव है, फेसबुक पर भी है और एक नया जो चैनल है उस पर भी अभी लाइव चल रहा। मतलब एक साथ 3 जगह तो ऐसे सोशल मीडिया पर चल रहा और एक ऐप पर भी लाइव चल रहा। मतलब 4 जगह यहाँ पर लाइव चल रहा। और यहाँ पर जानते हैं 2 कैमरा हमको कैप्चर कर रहा है ना, 2 बांट दिए हैं उसको। चलिए तो 4 ठो जगह लाइव है और हमको सिर्फ ऐप वाला कमेंट ही आपको शो कर रहा। चलिए बताइएगा, इंडिया का अधिकांश जो है ये जो चंदन की लकड़ी है इंडिया के किस राज्य में पाया जाता है? जल्दी से, अगर आप पुष्पा वाला मूवी देखे होंगे तो उम्मीद करते हैं इस प्रश्न का जवाब आप दे दीजिए, है ना? तो देखो इंडिया में अधिकांश चंदन का जो उत्पादन है वो दक्षिण के राज्यों में होता है। कौन से राज्य में होता है? दक्षिण के राज्य में, जिसमें कर्नाटक सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है चंदन की लकड़ी के। और दूसरे स्थान पर आ जाता है तमिलनाडु। दूसरे स्थान पर कौन आएगा? तमिलनाडु। इंडिया में जितना भी चंदन की लकड़ी की आपूर्ति किया जाता है उसका 85% हिस्सा अकेले कर्नाटक और तमिलनाडु देता है ना? इसीलिए अगर बात करेंगे ना तो कर्नाटक का मैसूर शहर जो है वो चंदन के उद्योग से जुड़ा, मतलब सबसे ज्यादा आपका मैसूर शहर जो है चंदन की लकड़ी से जुड़ा हुआ और टॉप पर जो है कर्नाटक ही है ना? इसीलिए जो है मैसूर को जो है ना चंदन नगर भी कहा जाता है। ये भी अच्छे से आप याद रखेंगे। क्लियर है पॉइंट? कोई दिक्कत? अगर लिखेंगे भाई साहब तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसीलिए जो है हम स्पीच देंगे, आप सिर्फ सुनेंगे और उसको दिमाग पर बैठा लेंगे। क्लियर है? तो यहां फिलहाल आंसर क्या लगेगा आपको? तमिलनाडु और कर्नाटक। तमिलनाडु और कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है? नेक्स्ट आइए। आरबीआई ने दृष्टिबाधितों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? जो दृष्टिबाधित लोग है ना, वो जो है नोट को, मुद्रा को छूकर महसूस करते हैं कि ये कितने रुपया का है ना? और एक ऐप लॉन्च किया गया है जो ऑडियो फॉर्मेट में है, यदि उसका फोटो खींच लिया जाएगा तो वो बता देगा कि भाई ये इतने रुपया है ना? तो आरबीआई ने दृष्टिबाधितों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो अगर ये देखा जाए ना तो 2022 का हम कह सकते हैं कि ये करेक्ट अफेयर है ना? 2020 में ये ऐप लॉन्च किया गया था और 2022 का जो एग्जाम हुआ था ना उसमें जाकर ये प्रश्न जो है आपका पूछा गया था। चलो तो फिलहाल इसका आंसर लगाइएगा मनी। इस ऐप का नाम क्या है? मनी। चलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। क्लियर है? चलिए
इंडिया का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहां स्थित है? इंडिया का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहां स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान, कहां पर स्थित है? जल्दी से बताइएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है आपका 2022 का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये सेट में पूछा हुआ है, तो सब सेट का ही क्वेश्चन चलेगा। चलिए हाँ बताइएगा जल्दी से। हाँ उत्तराखंड बिल्कुल सही जवाब है आपका, उत्तराखंड बिल्कुल सही जवाब है। इंडिया का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहां स्थित है? उत्तराखंड बिल्कुल सही जवाब है। तो इससे जुड़ा हुआ कोई भी पॉइंट आपको समझने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप में करंट अफेयर है। दूध से दही बनाने में कौन सा सहायक होता है? ये वाला जो क्वेश्चन है ये हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी का क्वेश्चन है, मतलब आप जो है इस तरीका से जो केमिकल रिएक्शन वाला टॉपिक होता है उसको कंप्लीट करेंगे। दूध से दही बनाने में कौन सा सहायक होता है? फंगस है ना, राइसोबियम या लैक्टोबैसिलम है ना, या इनमें से कोई नहीं? कौन है जल्दी से बता दीजिए आप। दूध से क्या बनाना है? दही बनाना है। दूध से क्या बनाना है? नहीं दूध से, हाँ दूध से दही बनाना है। जल्दी से कमेंट में बताइएगा आप लोग। बढ़िया, तो इसका नोट कीजिएगा। दूध से दही में बदलने की जो प्रक्रिया है उसको कहा जाता है लैक्टोबैसिलम, है ना, वैसिलम, ये कहा जाता है दूध से दही बनाने वाली प्रक्रिया को। ठीक है, लैक्टिक अम्ल बिल्कुल सही जवाब है आपका। हाँ लैक्टिक अम्ल का जो है आप आसानी से इसको पकड़ लेते हैं। लैक्टिक अम्ल जो है ना दूध में जब आता है ना तो उसको खट्टा करता है, तो इसलिए जो है वो आप हम दही उसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए। सुजीत जहाज कहां से लॉन्च किया गया था? सुजीत जहाज कहां से लॉन्च किया गया था? जितने भी जहाज को लॉन्च किया जाता है, जो समुद्री जहाज पोत है ना, वो सब जो है समुद्री तट से ही लॉन्च किया जाएगा। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और ये सब जो है समुद्र तट से लगने वाली ही राज्य है। तो पूछ रहा है ना कि सुजीत जहाज कहां से लॉन्च किया गया था, जल्दी से बता दीजिएगा आप। ठीक है, ये 2022 का करंट अफेयर है, तो अगर इसका जवाब नहीं भी दीजिएगा तो कोई खास असर नहीं पड़ेगा। फिलहाल इसका आंसर आप नोट कर लीजिएगा, गोवा। कहां से लॉन्च किया गया था? गोवा से इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप बिहार से जुड़े हुए एग्जाम दे रहे हैं तो ये प्रश्न जो है उम्मीद किया जाता है कि आपसे पूछे, कॉमन क्वेश्चन ही पूछा जाता है ज्यादा, है ना। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर, राम वृक्ष बेनीपुरी, भिखारी ठाकुर, विद्यापति। इस प्रश्न का सभी विद्यार्थी जवाब दे सकते हैं। ये बिहार स्पेशल में आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब बिहार स्पेशल भी जो है आपको बेसिक ध्यान पर रखते हुए इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए से बताइएगा। हाँ बिल्कुल, भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर जो है इनका जन्म जो है 1887 में होता है और 1971 तक जो है ये जीवित रहते हैं। ठीक है, और ये अपने शासन काल में जो है हम कह सकते हैं कि भोजपुरी नृत्य को, भोजपुरी भाषा को, भोजपुरी संगीत को जो है एक अच्छा रंगमंच दिए हुए थे, इसीलिए इनको भोजपुरी का जो है ना शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है, इनके द्वारा कुछ पुस्तक भी लिखा गया था, है ना, कुछ कार्य भी किए गए थे जो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे है ना, इनके द्वारा कार्य जो था, एक था विदेशिया, विदेशिया है ना, इन्हीं के द्वारा एक हम कह सकते हैं कि पुस्तक है या कार्य किया गया है, वो भिखारी ठाकुर के द्वारा ही किया गया। बेटी बेचवा, ये किससे संबंधित है आपका? तो भिखारी ठाकुर से संबंधित है। ठीक है, क्लियर है? बताइएगा, कोई दिक्कत हो तो। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आइए 57, है ना, 57 देखिए, चलिए कमेंट में बताइएगा। एफडीआई प्राप्तकर्ताओं में इंडिया का कौन सा स्थान है ना? एफडीआई प्राप्तकर्ताओं में, है ना, इंडिया का कौन सा स्थान है? 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां? ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसको जो है आप ज्यादा महत्व नहीं भी दीजिएगा तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिलहाल आंसर रहेगा 7वां। हरे पौधे क्या है? उत्पादक है, शाकाहारी है, मांसाहारी है, इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइएगा। जो ग्रीन पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, है ना, चलिए जल्दी से बताइएगा। सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं तब अपना भोजन को ये क्या करते हैं? बनाते हैं, है ना। जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण का जो प्रक्रिया होता है उसमें क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, इसका उपयोग करके ये लोग अपना भोजन बनाता है ना। और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के कारण जो है ना पत्ते जो है वो हरे होते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा, है ना। हाँ सही है। तो फिलहाल इसका आंसर अभी बताया, रुको तो अभी बताइए तो है ना। तो कह रहा है ना कि हरे पौधे क्या है? उत्पादक है, शाकाहारी है, तो ये अपना भोजन को उत्पादन करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये उत्पादक है। क्या है? उत्पादक है। क्लियर है? कोई दिक्कत? जल्दी से बताइएगा। आगे बढ़े, आगे सबको समझ में? तो एक बार वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा आप लोग, है ना। और मैथ का फाउंडेशन बैच चल रहा, उसको अवश्य ज्वाइन करिएगा, बढ़िया बैच है वो। नेक्स्ट आइए 59, मानव विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार निम्न में से किसका प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा?
मानव विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार निम्न में से किसका जो है निम्न में से किसका प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा? 2022 का ये रिपोर्ट है, फिलहाल ऐसे आप याद है तो जवाब दीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मालदीव के द्वारा जो है, मालदीव में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय देखने को मिला। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिसको कहा जाता है यूएनडीपी। यूएनडीपी जो है इस तरीका के रिपोर्ट को क्या करता है, पेश करता है, और उसके अनुसार कहा गया कि मालदीव जो है उसके पास प्रति व्यक्ति आय जो है काफी अच्छा खासा है। इंडिया तीसरे स्थान पर। नेक्स्ट आइए, मानव भूगोल के पिता कौन है? मानव भूगोल के पिता कौन है? जल्दी से कमेंट बताइएगा, मानव भूगोल के पिता कौन है? बिल्कुल सही जवाब है आपका पॉल विडाल। पॉल विडाल जो है ये आपका है ना, ये ऑप्शन नंबर 2 है ना, विडाल डी ला ब्लाच। हाँ, ये जो है आपका हम कह सकते हैं कि मानव विकास के जो है, इन मानव भूगोल के पिता इनको कहा जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? इससे जुड़ा हुआ कोई खास पॉइंट आपको लिखने और समझने की आवश्यकता नहीं है, इतना सफिशियंट है आपके लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट आइए, 60 हो गया ना? हाँ सही है, 61 आइए। अभी आपका लाइफ सही चल रहा होगा, सही चल रहा ना? हाँ ठीक है, सही चल रहा लाइव। कोई रुकावट होगा तो एक बार आप कमेंट में बता दीजिएगा, हमको पता चलेगा, है ना। हमारे सामने 2 टीवी लगा हुआ है, एक में हम आपका 2 चैनल, क्योंकि 4 चैनल पर भी लगातार लाइव चल रहा है, है ना। एक हमारा जो नया चैनल है उस पर लाइव चल रहा, दूसरा चक्रवर्ती एकेडमी पर लाइव चल रहा, और तीसरा जो है ऐप पर लाइव चल रहा, और चौथा फेसबुक पर भी लाइव चल रहा। 4 जगह ये लाइव आपको मिल रहा है, ठीक है। चलिए, अशोक के समय चीन का शासक कौन था? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। अशोक के समय चीन का शासक कौन था? जल्दी से बताइएगा, है ना। हम सभी जानते हैं कि 268 से लेकर 232 ईसा पूर्व तक अशोक का शासनकाल था। कब था? 268 से 232 ईसा पूर्व किसका शासनकाल था? अशोक का शासनकाल था। लेकिन जब अशोक शासन कर रहा था उस समय चीन में भी एक वंश चल रहा था, तो उस वंश का नाम क्या है और उसका शासक क्या है ना, जल्दी से बताइएगा। हाँ, उस समय जो वंश चल रहा था ना, उस वंश का नाम था शाही वंश। क्या था? शाही वंश। शाही वंश, है ना। और वहां पे जो हम कह सकते कि शासक था झोऊ, है ना, ये शासक था उस समय, ठीक है। तो जब अशोक के समय चीन का शासक कौन था? झोऊ। काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब जब भी आप चीजों को पढ़े ना तो थोड़ा डीपली जाएंगे तो उससे रिलेटेड चीजों को समझ में आता है, इसलिए सेट बनाना बहुत आवश्यक है। सेट से काफी अच्छा खासा जो है इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट आइए, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? खाद्य उत्पादन से, दूध उत्पादन से, कपास उत्पादन से, या चीनी उत्पादन से? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ना। चलिए आइए, ये ऑपरेशन जो फ्लड है ये वर्गीज कुरियन नामक एक विद्वान थे, कृषि से जुड़े हुए थे, उनके द्वारा शुरू किया गया था। वर्गीज कुरियन, इनके द्वारा जो है ये शुरू किया गया था। लेकिन सवाल है कि ये ऑपरेशन फ्लड किससे जुड़ा हुआ? इसी ऑपरेशन फ्लड को एक और नाम दिया गया था, सफेद क्रांति। इसी ऑपरेशन फ्लड को नाम दिया गया था सफेद क्रांति। तो सवाल ये है कि बताइए ये किससे जुड़ा, क्योंकि इसमें सफेद क्रांति तो है नहीं, है ना। बढ़िया, चले तो ये शुरू किया गया था 1970 में। कब शुरू किया गया था? 1970 में जो है ग्रामीण क्षेत्रों में दूध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए जो है इसका शुरुआत किया गया था। तो ऑपरेशन फ्लड जो है दूध उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से संबंधित है। क्लियर है? और इसमें एक पॉइंट और भी नोट करके रखेंगे आप कि ये जो शुरू किया गया था, है ना, कौन सा डेयरी से शुरू किया गया था? तो अमूल डेयरी। कौन सा डेयरी से? अमूल डेयरी से जो है इसको शुरुआत किया गया था, स्टार्टिंग किया गया था। तो ये भी पॉइंट आप दिमाग पर रखेंगे। नेक्स्ट, अब यहां से कुछ रीजनिंग का प्रश्न मिलेंगे, कुछ मैथ का मिलेंगे। तो 150 क्वेश्चन हम लोग करना है। तो 150 में 50 क्वेश्चन जीके का रहता है, 25 मैथ रहेगा, 50 रीजनिंग का रहेगा, 50 को साइंस रहेगा। इस तरीके से सेट को बांट दिया गया। अब आइए 63 नंबर क्वेश्चन। अब कुछ मैथ, कुछ रीजनिंग, ये सब मिलते चलेगा। 4 समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरीका से समान है और एक भिन्न है। भिन्न अक्षर समूह का चयन कीजिए। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि जिसमें 3 वो एक जैसा समान होता है, एक अलग है, तो उसको रीजनिंग में एक चैप्टर बोला जाता है क्लासिफिकेशन। और ये क्वेश्चन तुम देखने में जितना आसान लगता है आपको, उतना ही आसान है नहीं, ठीक है। क्योंकि एक तो पहले तो टाइम ज्यादा लेता है ना, और देखना पड़ता, और हल तो करना पड़ेगा, चारों को हल करना पड़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कठिन क्वेश्चन हो जाता है। तो ये कठिन क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं कमेंट में बनाने के लिए कि आप बताइए कि यदि आपका रीजनिंग अच्छा है तो इसमें से कौन 3 को एक जैसा, एक को कौन अलग है। जल्दी से बता दीजिए आप। नेक्स्ट आइए,
इंडिया में कोविड का लेटेस्ट वेरिएंट कौन सा है? तो ये उस समय का करंट अफेयर है। फिलहाल आंसर इसको डायरेक्ट ऐसे ही लगा लेंगे, B.F.7। नेक्स्ट आइए, ये आ गया रीजनिंग का क्वेश्चन, है ना। चलिए, लिखा गया इसमें कि एक दर्पण है और दर्पण के सामने, है ना, वही है ना जी, हाँ, दर्पण के सामने इस आकृति को रख देना है। दर्पण में दी गई आकृति को दाईं ओर रखा जाए, है ना। तो दी गई आकृति दर्पण निम्न में से कौन सा प्रतिबिंब, और बड़ा कर देते हैं, आपको क्लियर दिखेगा, ज्यादा ही बड़ा, है ना। बस सिंपल समझिए, ये आकृति है, इसको जब आप आईना में देखेंगे तो कैसा दिखेगा। एक बात तो क्लियर है कि जब भी आप दर्पण इमेज का प्रश्न हल करेंगे, दर्पण इमेज, कलर दिख रहा है जी, एक सेकंड, दिख रहा होगा। चलिए, तो जब भी आप दर्पण इमेज का प्रश्न हल करेंगे तो उसका एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि इसमें लेफ्ट वाला जो पार्ट है, लेफ्ट वाला राइट दिखता है, लेफ्ट वाला राइट दिखता है, और राइट वाला कैसा दिखेगा, लेफ्ट दिखेगा, ठीक है। लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट दिखता है, ठीक है। ऊपर नीचे नहीं दिखता है, ऊपर या नीचे नहीं दिखेगा, ये सब आपका जल प्रतिबिंब में होता है, नहीं दिखेगा, इसको ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। आप देखो, जब ये लेफ्ट पे राइट दिखेगा तो सबसे पहले तो एन बदल जाएगा, तुम्हारा एन जो है वो बदल जाएगा, तो एन का तो नक्शा चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है। तो पहले तो ये वाला गया तुम्हारा, क्योंकि एन इसमें डायरेक्ट सीधा लिखा हुआ है, तो एन बदलेगा, सीधा तो होगा नहीं। अब ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि जब ये पलटेगा ना तो पूरा ये वाला इस पार्ट पर आ जाएगा, तो त्रिभुज भी गया। अब अच्छा, दो ऑप्शन एलिमेंट करना सीख गए अपना, तो काफी बेनिफिट हो जाएगा। अब देखो, जैसे ये घूमेगा तो ये जो मुंह है ना, ये घूम जाएगा, लेफ्ट का राइट होगा ना, तो ये वाला पार्ट घूम जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, इसका मुंह तो देखो इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है। बाकी जो त्रिभुज है ये हो जाएगा सीधा, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल सही कहा गया, 2 यहाँ पर गलत हो जाएगा, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब है कि ये वाला, क्योंकि यहाँ पर देखो त्रिभुज का तो पूरा नक्शा बदल दिया ना, खाली लेफ्ट का राइट होगा, ये वाला मूव होगा तो ये वाला मूव इधर है, तो मूव इधर हो जाएगा, तो ये मूव इधर हो गया। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब है आपका, क्लियर है। हाँ, तो इस तरीके से इसको आप बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आइए, सी और एफ में क्या संबंध है। ये आप जब भी जब आप केमिस्ट्री पढ़िएगा तो वहां पर तापमान और फ़ारेनहाइट के बीच संबंध दर्शाने के लिए कहा जाता है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। जब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट एफ में संबंध आप दर्शाते हैं, है ना, तो फॉर्मूला होता है आपका, यहाँ पे याद रखिएगा, आपका 9/5C प्लस, ठीक है, 32, 9/5C प्लस 32, 9/5C प्लस 32, ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में संबंध दर्शाने के लिए किया जाता है। अगर आपको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में खाली फ़ारेनहाइट निकालना है तो 9/5C प्लस 32, वही यदि आपको सेल्सियस निकालना है, मतलब अब जो है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में संबंध दर्शा के सेल्सियस निकालना यदि, तो ये उल्टा हो जाएगा, 5/9 9F माइनस 32, ये अप्लाई हो जाता है। फिलहाल इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा। नेक्स्ट आइए, प्राकृतिक भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है। बढ़िया जवाब है, ये आप जो है बौद्ध धर्म पढ़े होंगे, जैन धर्म पढ़े होंगे, तो वहां पर इसको देखे होंगे आप लोग, ठीक है। तो ये प्राचीन काल से क्वेश्चन है, तो इसका जवाब आप दीजिए कि प्राकृत जो है भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है, अर्ध मगधी से, डोगरी से या मराठी से। तो प्राकृत भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है, अर्ध मगधी से, बिल्कुल सही जवाब दिए आप, अर्ध मगधी, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है आपका, हाँ सही जवाब है। अब इससे फास्ट क्या करें बताओ, तुम कहोगे फास्ट कर दीजिए सर इसको, है ना। अब क्लास को फास्ट क्या करें, है ना। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यदि किसी एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब तक आपके अंदर वो डिसिप्लिन, वो सीरियसनेस नहीं आएगा, आप एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। कॉमेडी से, नाच गाना बजाना से, है ना, इंटरटेनमेंट से सिर्फ आपको जो है अच्छा खुशी महसूस होगा, लेकिन एग्जाम का इससे लेना देना कुछ भी नहीं है। एग्जाम वही बच्चा निकालेगा जो काफी टिपली और अच्छे से चीजों को पढ़ते हुए चलेगा, प्रॉपर तरीके से लेके चलेगा, वही रिजल्ट निकालेगा। सब लोग रिजल्ट यही निकालेंगे, समझ गए ना। तो इसलिए मजाक करना छोड़िए, या तो नौकरी लेना है तो भाई उसके लिए मेहनत करिए, और नहीं तो फिर छोड़ छाड़ हटिए, दूसरा कोई काम में लगिए, सबसे बड़ी चीज है आपका। चलो भाई, इस प्रश्न का जवाब दोगे, इसको संतुलित करना, इसको कहा जाता है मैथमेटिकल ऑपरेशन, रीजनिंग में एक चैप्टर है वो कहा जाता है इसको। निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए इनमें से कौन से 2 चिन्हों का
आपस में बदल दिया गया, सिर्फ दो गो चिन्ह आप बदल दीजिए इसमें, है ना। गुना के जगह पर प्लस लिख दीजिए, या तो भागा के प्लस के जगह पर गुना लिख दीजिए, या तो भागा के जगह पर माइनस लिखिए, माइनस के जगह पर भागा लिखिए। सिर्फ दो चिन्ह बदलिए और बदलने के बाद बताइए कि जो है यहाँ से जो है कौन सेट हो जाएगा। चलिए हम इसी को फिलहाल, क्योंकि अब देखो ये प्रश्न भी कठिन है, क्योंकि हमको पता थोड़ा है कि हम कौन सा चिन्ह यहाँ पर बदले, तो टाइम टेकन क्वेश्चन हो जाता है। हम इसको बदल के देखते हैं, खाली जो गुना है उसको हम प्लस में करेंगे, प्लस को गुना में। ये है आपका 12 माइनस 8, जैसे वैसे लिख दिए। प्लस जहां है उसको हम गुना में कर दिए, गुना 4, जहां प्लस था तो गुना कर दिए, ठीक है। भागा, भागा कुछ नहीं करना है, जैसे है वैसे रहेगा 2, और गुना को कर देंगे प्लस, प्लस 8। अगर इक्वल में 4 आ गया तो ये इक्वेशन सही माना जाएगा। चलो भाई, तो पहले प्रक्रिया तो भाग का होता है ना, तो 2 से काटेंगे इसको, 2 दूनी के 4, ये हो जाएगा आपका 8 दूनी 16, तो 12 में से 16 जाएगा, ठीक है। तो -4 अब प्लस 8 इक्वल टू 4, यहां हो जाएगा 4, घटाइएगा तो इक्वल टू 4, तो यहां हो गया LHS इक्वल टू RHS। तो हम कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो गया। अगर सही नहीं होता तो मेहनत बेकार भी होता और फिर हमको 2 चेक करना पड़ता, टाइम तो लग जाता इसमें। बात समझ में आया? चलो भाई नेक्स्ट आइए, 69 देखते हैं क्या लिखा हुआ। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? जब आप भूगोल पढ़िएगा ना, तो इधर आपका पश्चिमी भाग है, इधर आपका पूर्वी भाग है, तो इस सब तट का नाम दिया गया है, ठीक है। इस सब तट का, इधर पूर्व वाला भी पश्चिम वाला सबका नाम दिया गया है। तो पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? तो नोट कर लीजिए, कोंकण तट इसको कहा जाता है। कौन सा तट कहा जाता है? कोंकण तट इसको कहा जाता है। क्लियर है? बोलिए हाँ। और ये जो तट है कहां से कहां तक फैला है ना, आपका हम कह सकते हैं कर्नाटक से लेके, मतलब ताप्ती नदी जो है, ताप्ती नदी से लेके गोवा तक फैला हुआ है। कहां से फैला हुआ है? ताप्ती नदी से लेके, जो गुजरात में बहती है, वहां से लेके गोवा तक फैला हुआ है, इसको कहा जाता है कोंकण तट कहा जाता है, ठीक है। और इसी तट में जो कुछ शिखर भी है, जैसे कलसुबाई, महाबलेश्वर, ये सब शिखर कहां पर है? आपका इसी में स्थित है। क्लियर है? और इसी पर 2 को हम कह सकते हैं कि आपका ये दर्गा भी मौजूद है, जिसको कहा जाता है थाल घाट और घोर घाट, इसी कोंकण तट में मौजूद है। तो इसको भी आप हमेशा के लिए याद रखेंगे, एग्जाम में काम करेगा। तो सेट बनाने से क्या है? बहुत फायदा मिल गया कि महाबलेश्वर, ठीक है, ये कहां पर है, तो पता चल गया कि भाई तो ये कोंकण तट में है ना। 3 क्रमागत समप्राकृतिक संख्याओं का योगफल 54 है, तो वह संख्या क्या होगी? देखिएगा, काफी बेहतर तरीका से बताएंगे। औसत जब पढ़िएगा ना आप, तो औसत में क्या है ना कि एक फॉर्मूला लगता है कि योगफल बटा संख्या करते हैं तो औसत निकल जाता है। और औसत का मतलब होता है कि बीच वाला संख्या। अब देखो यहाँ पर कर्मागत संख्या दिया है 1 2 3। कर्मागत का मतलब होता है सब जगह डिफरेंस सेम रखा होगा, और डिफरेंस सब भी जब सेम दिया होगा ना, तो योगफल में आप संख्या से भाग लगाइए। संख्या 1 2 3 गो है, 3 गो, जैसे ही भाग लगे तो औसत आएगा, और औसत ही कहलाएगा बीच वाली संख्या। ये कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। औसत ही कहलाएगा बीच वाली संख्या। तो ये 18 आ गया, इससे पीछे सम क्या होगा? 16, इससे आगे क्या होगा? 20, तो कहा सबसे छोटी कौन होगी? सबसे छोटी 16 हो गया। समझ गए? चलिए नेक्स्ट, तो 16 18 20, 16 18 20 ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, यदि 6 अंकों की संख्या है इतना, जो 3 से पूरी तरह विभाजित b प्लस c का मान क्या होगा? अब 3 से विभाजिता का नियम आपको पता होना चाहिए कि 3 से विभाजिता का नियम क्या है। 3 से विभाजिता का नियम क्या है कि जितने भी संख्या दिया है उस सबको ऐड करेंगे और उसका योगफल यदि 3 से विभाजित हो गया तो हम समझ जाएंगे कि वो संख्या 3 से क्या है? विभाज्य होगी, है ना। अब 3 से विभाजित करने के लिए यहाँ b और c का वैल्यू आपको पता करना होगा, है ना। b और c अपने मन से रख के चेक करना होगा कि कितना ऐसा रखे कि हम ऐड करें तो हो जाएगा। 6 4 10, 10 5 15, 15 2 17, 17 तो 3 से कटेगा नहीं, है ना। 18 कटेगा, तो 18 कटेगा तो हम इसको क्या करते हैं? b को 0 कर देते हैं, c को 1 कर देते हैं। ना तो आप b को 1 कर दीजिए, c को 0 कर दीजिए, अब तब जोड़िएगा ना तो 18 आएगा, 3 से कट जाएगा। अब b और c का वैल्यू पता चल गया, यहाँ रख दीजिए 0 + 1 = 1, तो फाइनल आंसर 1 बना, एक लाइन में बन गया। लेकिन आपको नंबर सिस्टम का ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट आइए, चलिए ये क्वेश्चन जो है आपका एसआई का क्वेश्चन है, और काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, ये सचिवालय में पूछा गया क्वेश्चन है। 3 वर्ष पूर्व एक शहर की जनसंख्या आपका 25 लाख था, इकाई दाई सैकड़ हजार 10 लाख 25 लाख, ठीक है। यदि 3 वर्षों में यह 4%, 3%, 6% बढ़ता है तो शहर की नई जनसंख्या क्या होगी? नया जनसंख्या पूछा गया, ठीक है। 2 तरीका से बनाओगे, लेकिन दोनों तरीका जो है टाइम लेगा। अगर आप सोचते हैं ये आसानी से बन जाएगा, नहीं, कैलकुलेटिव है, बनाना तो बिल्कुल आसान है, कैलकुलेशन इसमें, ठीक है। अब आप इसको क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट ये जो 2,25,000 है ये वाला, इसी का आप 4 वृद्धि करना शुरू कर देंगे, 2 4 5 2 4। अब इसका 4%, तो सीधे आप 100 इसका 4% निकाल दीजिए, सीधे इसका
4%। तो 4% बढ़ने के बाद ये जनसंख्या इतना हो गया। फिर इसी में 3% बढ़ाइए, मतलब इसका 103% निकाल दीजिए। अब फिर इसी में 6% बढ़ा दीजिए तो 106% निकाल दीजिए। तो एक मेथड ये है कि ऐसे आपको हल करना है तो आप इस तरीका से भी जो है हल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी जो है आपका टाइम लगेगा, इसमें कोई शक नहीं है ना। हाँ सही है। तो अगर आप सोचते हैं कि इसमें टाइम बचेगा तो नहीं बचेगा भाई साहब। इससे तो ये कट गया पहले, इससे तो ये गया आपका, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब आप 25 से गुना कीजिए, इसमें जितना आएगा फिर उसमें, फिर उससे आप फिर एक बाद दशमलव बैठाइए और कमेंट में बताइए कि कितना आंसर बनेगा। जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइएगा। सही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बना लीजिएगा। 73 नंबर देखते हैं। दो अंकों की एक संख्या को पलट दिया जाए तो वह संख्या स्वयं का 4/7 हो जाती है। तो दोनों अंकों का अंतर 3 है, तो संख्या क्या होगी। चलिए भाई देखिएगा, एक संख्या है तो मान लीजिए ऑप्शन ए है, क्योंकि इसको ऑप्शन से बना लीजिए आप। तो देखिए ऑप्शन ये जो ए है मतलब 63, इसको हम सही मान लीजिए। कहेगा कि काम कीजिए, दो अंकों की एक संख्या उसको पलट दीजिए। तो पलटेंगे तो 36 हो जाएगा, है ना। आज ऐसी पलटिएगा तो वह स्वयं का 4/7 हो जाती है। मतलब ये जो स्वयं का 4/7 काटिए तो इसको, तो वह स्वयं का 4/7 हो जाती है। और दोनों का अंतर 3, 3 तो ठीक है, समझ में आ गया, है ना। और दो अंकों की संख्या, अच्छा ये वाला 36 नहीं ना होगा, ये 3 और 6 हो जाएगा। 36 ना होगा जी, ठीक तो है ना। वह स्वयं का जो है 4/7, तो ये स्वयं 63 है ना। और इसका 4/7 निकाल के देखते हैं। 7 9 63 9 4 36 आ गया ना। तो कहेगा कि दो अंकों की संख्या लीजिए, इसको उलटिएगा तो कितना है, 36 आएगा। अब ये वाला जो संख्या है ये स्वयं संख्या का 4/7 निकालिएगा तब आगे आएगा, तो समझिएगा कि हाँ ये वाला आया है 4/7 निकालने के बाद। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। क्लियर है। हाँ भाई 2.5 लाख है, हम गलती लिख दिए, सही है। चलिए बढ़िया, तो उसको सुधार लीजिए आप लोग। नेक्स्ट आइए, दो वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 63 है, तो मूलधन क्या होगा यदि ब्याज दर 10% है। बढ़िया क्वेश्चन है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज, इसको एकदम शॉर्ट तरीका से बता रहे हैं। 2 वर्ष का यदि साधारण ब्याज निकालना है ना तो ब्याज की दर में टाइम से गुना कीजिएगा, एसआई सीधे डायरेक्ट हो गया 20%, है ना। अब 10% की दर से 2 साल का सीआई निकालना है, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट बताते हैं। क्या करना है कि ब्याज की दर को पहले स्क्वायर कीजिएगा, तो 10 के स्क्वायर कितना हो गया 100, और 2 अंक लिखिएगा, 2 अंक के बाद दशमलव लगाइएगा। ये मेन बैच में काफी डिटेल में चलेगा, ये सब कैसे होता है सब वहां समझाएंगे आपको। अब आपको क्या करना है कि ये जो ब्याज की दर है इसको डबल कर दीजिए, 10 दूनी 20 और एक हासिल 21, मतलब एसआई तो 20% होगा लेकिन सीआई होगा 21% हो जाएगा। अब इसको हम लोग रेशियो बोलेंगे। अब देखो दोनों का अंतर कितना है 63 है, यहाँ रेशियो में अंतर चेक कीजिए कितना है 1 का, अंतर का भाग अंतर से कर दीजिए। अब मूलधन पूछ रहा था, मूलधन का रेशियो यहाँ से 100 ही मिलेगा, 100 से गुना कर दिए 6300 इसका फाइनल आंसर बनेगा, है ना। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। क्लियर है, बढ़िया। तो ये सब जो है आपको डीपली एक बार पढ़ लीजिएगा ना तो ये सब काफी अच्छा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए 75, 3 वस्तुओं के खरीद पर 2 वस्तु मुफ्त मिलता है, तो छूट प्रतिशत बताइए। देखिए 3 वस्तु खरीदेंगे तो 2 को छूट मिलेगा। तो अगर मान लो कि कोई व्यक्ति हमारे पास आया, बोला कि सर हमको 3 वस्तु खरीदना, हम बोले 2 को छूट मिल जाएगा आपको। लेकिन स्वयं हम कितना वस्तु खरीदेंगे, तो हम खरीद के लाएंगे 5 वस्तु। तो मान लो एक वस्तु का कीमत 1, तो 5 वस्तु का कीमत 5, और 3 को वस्तु जो है खरीदा हुआ व्यक्ति, और 2 को फ्री में दिया, 2 को छूट दे दिया, बस हो गया। प्रतिशत डिस्काउंट निकालना है ना, तो जो खरीद मूल्य है उसको नीचे रखिएगा, मतलब अंकित मूल्य को, और जो डिस्काउंट वाला राशि है उसको ऊपर रखेंगे। परसेंट बदलना है, 100 से गुना करेंगे और परसेंट का साइन लगाइएगा, 5 से काटिएगा, 5 दूनी 10, कुल मिला के जो है 40% इसका फाइनल आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। क्लियर है। नेक्स्ट आइए, चलिए ये वाला क्वेश्चन तो अभी बताए हैं, 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, वही है ना 110%, 110% उसका निकाल दीजिए, फाइनल आ जाएगा। पिछला क्वेश्चन जो बताए थे 2.5 लाख वाला, है ना, उसी पर ये बन जाएगा। नेक्स्ट, एक क्लास में छात्र एवं छात्राओं का अनुपात 1:6 है, संख्या क्या हो सकती है। काफी बढ़िया क्वेश्चन है। अब संख्या क्या हो सकती है, मतलब इन दोनों का जो योगफल है ना वो देखिए किसको काटेगा, 6 1 7, 7 किसको काटेगा, जिसको भी काटेगा वही संख्या हो सकती है। तो 7 63 को काट दिया, यही हो सकती है, बस हो गया, है ना। बाकी नहीं, बाकी को नहीं काटेगा तो नहीं हो सकती है। नेक्स्ट 78, चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। दो संख्या है जिसका अंतर 55 है, प्रथम संख्या दूसरी संख्या का 3 बार 8 है, दूसरी संख्या क्या है, एकदम शॉर्ट में बनाएंगे और बिहार सचिवालय के एग्जाम में सब पूछा गया क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर कितना अंतर दिया है, दोनों का 55 दिया है ना। अब ये जो बटन आप देख रहे हैं इसको रेशियो बोला जाता है। यदि आप मैथ का फाउंडेशन बेस पढ़िएगा वहां पर हम बताएंगे आपको कि क्या कैसे जो है रेशियो लिखा जाता है यहाँ पर। अब यहाँ दोनों का अंतर चेक कीजिए कितना हो गया, दोनों का अंतर हो गया 5, दूसरी संख्या क्या होगी
है ना। दूसरी संख्या का रेशियो 8 बनेगा, 8 से हम मल्टीप्लाई करिए, है ना, कुल मिलाकर फाइनल आंसर कितना बनेगा, 88 बनेगा। क्लियर है। चलिए आइए 7-9 देखते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। 7-9 प्रश्न संख्या 7-9। चलिए इस प्रश्न का जवाब उम्मीद करते हैं आप कमेंट पर डायरेक्ट दे दीजिएगा, क्योंकि इसको सिंपल बनाना है और कैलकुलेट करना है। ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, इसको बनाइए आप लोग खुद से और इसका आंसर बताइए कमेंट में कि क्या होगा। नेक्स्ट चाहिए 8 पुरुष और 4 महिलाएं का कुल मासिक वेतन 50,000 है, जिसमें पुरुष की तुलना में महिलाओं के वेतन 200 रुपया अधिक है, तो एक महिला का वेतन बताइए। पुरुष के तुलना में महिला का वेतन 200 अधिक है, तो यहां पर आप मान के बनाएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को इक्वेशन बोला जाता है ना। यहां पर देखिए महिला का वेतन हम मान लेते हैं कि y रुपया है ना, तब पुरुष जो होगा ये होगा y प्लस 200 होगा, y प्लस 200 होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, y को थोड़ा इधर लिख देते हैं, है ना। y किसका माने हैं आप, पुरुष को माने हैं, पुरुष की तुलना में महिला 200 अधिक है, तो ये मैन का हो गया। मैन की संख्या कितना 8 को, तो एक आदमी को y रुपया मिलेगा, तो 8 को कितना मिलेगा, 8y मिलेगा। एक महिला को y प्लस 200 मिल रहा है, तो 4 तो महिला कितना मिलेगा, 4 से गुना कर दीजिए। इस तरह का जोड़िएगा तो कुल ये आपका राशि हो गया, और यहां पर कुल राशि कितना हो गया 50,000। दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4y प्लस आपका हो जाएगा 4 दूनी का 800, है ना, प्लस 8y इक्वल टू 50,000, है ना। और ये हो जाएगा 12y, है ना, और ये घट जाएगा, है ना, तो हो जाएगा 49,200, 49,200। चलिए इसको 12 से डिवाइड कीजिए, y का वैल्यू आएगा, है ना, बच्चों के 48, एक आया 12 इकाई 12 और 2 ठो 0, कितना हो गया 4100। y का वैल्यू कितना आया 4100 आया। अब यही 4100 यहां पुट कर दीजिए, महिला वाला पूछ रहा था, मतलब 4100 प्लस 200 इक्वल टू 4300। तो हम कह सकते हैं कि पेमेंट कितना बनेगा 4300 बनेगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। आगे सबको समझ में। चलिए नेक्स्ट 81 नंबर, ये आपका हम कह सकते हैं कि प्रश्न है जो रीजनिंग का क्वेश्चन है ना। और देखते हैं रीजनिंग कौन सा विद्यार्थी का काफी बेहतरीन है। और हाँ एकदम फटाफट ही क्लास चलेगा, ये डेली जो है क्लास इसी तरीके से चलेगा। और इसका जो है हाँ इसका पीडीएफ जो है आप हमारे व्हाट्सएप का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन तो यहाँ मिल जाएगा। हाँ आइए 81 देखिएगा क्या लिखा हुआ। चलिए अब देखो ये जो है सीरीज का क्वेश्चन है। अब सीरीज का क्वेश्चन रीजनिंग में आसान नहीं होता है, लगता है कि आसान है भाई बना लेंगे, लेकिन ऐसा ऐसा वो डाटा वहां पर सेट किया हुआ था ना, उसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। अब जैसे क्या लिखा है 3, 5, 15, 41 वाट 173, है ना। यहां पर आप देखेंगे तो कुछ संख्या का वृद्धि करा, आप देखेंगे कुछ वृद्धि किया। जैसे हम 3 से आगे बढ़ते हैं, 3, 5, 15, 41 वाट 173, ये ना। यहां पर हम देखेंगे तो 2 आगे बढ़ा, ठीक है। यहां पर हम देखेंगे तो 21 बार 10 आगे बढ़े, यहां पर जो है 41, 15, 15, 30, 25 और एक 26 आगे बढ़ा, फिर आगे यहाँ कितना पता नहीं, फिर इसके आगे कितना नहीं। अब 26, यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी जो है घबरा जाएंगे सर एक ही बार इतना इतना बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन आप देखिए कैसे बढ़ रहा है, यहाँ से देखिए 8 बढ़ा, है ना, यहाँ से देखिएगा एक बार 16 बढ़ा, मतलब 8-8 के अंतराल में बढ़ रहा है। 8, 8 दूनी 16, तो आपकी बार बढ़ेगा 18 का 24, है ना। तो 26 प्लस 24 हम ऐड करते हैं, 6 4 10 कीजिए, वहां से लगा 1, है ना, 2 4 1 5, मतलब 50 बढ़ेगा, यहाँ पर सीधे 50 बढ़ेगा। तो 41 में हम 50 ऐड करते हैं तो 91 आएगा, कितना आएगा 91। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर है, चलिए समझ गए। नेक्स्ट आइए प्रश्न संख्या 82। अब ये क्वेश्चन दिया है ना, एक सेकंड, हाँ आप जवाब दीजिए, हम कुछ सेटिंग कर रहे हैं अपना। चलिए देखिए अब ये क्या लिखा हुआ है कि इसका गुणनखंड निकाला। गुणनखंड का मतलब होता है कि आप इसमें सबका अभाज्य संख्या पता कीजिए कि अभाज्य संख्या का गुणनखंड कितना होगा, ये पूछना चाहता है। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या आपको पता करना होगा। देखिए 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, 2 अभाज्य है, 7 अभाज्य है, लेकिन 16 अभाज्य नहीं है, तो इसको अभाज्य में तोड़ना होगा। तो यहां से हम ऐसे लिखेंगे पहले 3 पे पावर 14, ठीक है, 5 अलग अलग कर दिए 14, फिर ये हो गया 2 पे पावर 12, 7 पे पावर 12, ठीक है। और ये देखिए ये 16 मत करिए इसको, है ना, 2 पे पावर 4, तो हो जाएगा आपका 16 टूट जाएगा ना, तो 2 आपका अभाज्य, क्योंकि बेस जो भी रहेगा ना वो सब अभाज्य होना चाहिए। 4 तो 23 चौके 92, तो 2 पे पावर 92 इसको लिख सकते हैं। अब सभी अभाज्य को हम लोग ऐड करेंगे कि अभाज्य कितना हो गया, तो अभाज्य देखिए 2 वाला कितना मिला
92 अब प्लस 12 कितना हो गया, इसको हम ऐसे लिख देते हैं 92 प्लस 12, 2 2 4 9 1 10, 104 बना। अब इसको हम लिख लेंगे 2 पे पावर 104, 3 पे पावर 14, 5 पे पावर 14, 7 पे पावर 12 हो गया। अब हम लोग निकालेंगे, क्या करेंगे, अभाज्य संख्या निकालेंगे, अभाज्य का गुणनखंड। तो करना क्या होता है ना कि जो पावर है ना उसमें एक ऐड किया जाएगा, ये हो जाएगा 105, इसमें एक ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 13। अब सबको गुना कर दीजिएगा तो फाइनली आंसर आ जाएगा आपका। इसी को कहा जाता है अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड, या खाली गुणनखंड पूछेगा तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आइए। चलिए इस प्रकार से जवाब आप कमेंट में दीजिएगा, एकदम एक लाइन में ये क्वेश्चन को बना सकते हैं एकदम शॉर्ट तरीके से। देखिए क्या एक काम का 1/5 भाग 4 दिन में, तो यहां पता कर लीजिएगा कि टोटल काम कितने दिन में करेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिएगा तो आप कह सकते हैं कि ए जो है एक काम 20 दिन में कर देगा। उसी तरीका से बी का पता करते हैं तो 7 5 35 दिन में ये काम कर लेगा। और सी का पता करते हैं, सी नहीं ना है, हाँ ठीक है, सी नहीं है। क्लियर है? अब देखो ये जो काम का काम करने का समय है, इसको आप उलट दीजिएगा ना तो यही कहलाएगा किराया, है ना। 5 से काटिएगा, 5 7 35, 5 चौके 20। अब देखो टोटल किराया कितना है 121, यहाँ रेशियो में टोटल कितना हो गया 11, टोटल के भागा टोटल से कर दिया। ए का हिस्सा चाहिए तो 7 से मल्टीप्लाई करिए, ए का हिस्सा आ जाएगा, है ना। 11 7 77, तो फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। क्लियर है? बढ़िया, चलिए नोट कीजिए जल्दी से। चलिए प्रश्न संख्या 84। चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिए आप। 5 संतरे को 3 रुपए में खरीदा है और 5 रुपए में 5 के भाव से बेचता है, तो 50 रुपए का लाभ के लिए कितना संतरा बेचना होगा। 50 रुपया उसको लाभ चाहिए, 5 संतरे को 3 रुपए में खरीदा। तो सबसे पहला तो यहां पता कर लीजिएगा कि एक संतरा कितना में खरीदा, तो 3 रुपया में 5 से भाग लगा दीजिएगा तो एक उस संतरा का सीपी निकल जाएगा, कॉस्ट प्राइस। हल करते हैं, 5 से काटेंगे इसको तो 5 6 का 30, 0.6 रुपया, ठीक है। अब जब बेच रहा है ना तो 5 रुपया में 5 को बेचा, तो बेचा कितना, तो यहां पर 1 रुपया में बेचा, प्रॉफिट कितना लिया, है ना 0.4, एक संतरा को, है ना, एक संतरा को उसको कितना मिला प्रॉफिट 0.4, लेकिन उसको 50 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। तो इसको 50 बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, है ना, 25 से 20 से 50 बनाना ना, इसको 50 बनाना है तो सोचना पड़ेगा। अगर 0. अब एग्जाम में तो डायरेक्ट नहीं सोच पाते ना, टाइम लग जाता है वहां पर, समझ में नहीं आएगा करना क्या है। अगर हम इसको 100 से गुना करते हैं 10 तो 4 है ना, तो 40 रुपया आया 100 से गुना किए तो, है ना। अगर हम इसको 120 से करते हैं वही 40 50 आ जाएगा, है ना। अगर आप देखिए इसको हम 100 से गुना किए, अगर 150 से करते हैं तो 100 ना, 15 चौके 60, 85 रुपया लाभ चाहिए, तो 125 से करके देखते हैं, है ना। क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 5 25, 2 से दूनी 25 दूनी 50, हाँ 125, ठीक है। तो 0.4 इंटू 125 करते हैं तो इधर भी गुना करना होगा 125 से, तो हम कह सकते हैं कि इधर आ जाएगा 50 रुपया का लाभ और इधर हो जाएगा आपका 125 संतरा। तो कह रहा है कितने संतरा को जो है आपको बेचना होगा, तो हम कह सकते हैं 125 संतरा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट कीजिएगा कोई दिक्कत हो तो। नेक्स्ट आइए 85, देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रश्न संख्या 85। ये पैसा रुपया वाला क्वेश्चन है, इसको भी आप आसानी से बना सकते हो, है ना। इसमें खाली चेंज करना सीख गए ना तो आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। 10 पैसे के 50 सीखे, 50 पैसे के 2200 सीखे हम, है टोटल जो है 10 पैसे के 500 सीखे हैं, 50 पैसे के 2200 सीखे हैं, जिनमें से 10% है ना 10 पैसे के और 25 पैसे 50 पैसे के सिक्के निकाल लीजिए, तो कुल कितने सिक्के। सबसे पहले परसेंट पूछा ना, तो टोटल सिक्का निकालिए कितना होगा, टोटल क्वाइन 2200 और 500 2700, टोटल क्वाइन 2700। चलिए अब 10% निकाल दीजिए, 10 पैसे का, 10 पैसे वाला 10% आप निकाल गए, है कितना वो 500, 500 का 10% निकालिएगा तो हो जाएगा कितना 50, मतलब 50 को यहां से निकाल लिए। उसके बाद 25 पैसे, 25 पैसे वाला जो है ये 2200 है और इसका जो है आप 25% निकाल गए,
25% मतलब कितना, ये पता कर लेते हैं। इससे ये कट गया है ना, 25 दूनी 50 कीजिएगा, हासिल बना 5, 25 दूनी 50 5 55, 550। अब परसेंटेज निकालना है, तो जब भी परसेंटेज निकालना है ना, तो जो टोटल वैल्यू होता है उसको आप बट्टा कैसे नीचे रखेंगे, और जिसको जिसको निकालना है उसका योगफल काउंट कीजिए। 600 को ऐसे बट्टा के ऊपर और परसेंट में बदलना है 100 से। चलिए हल करके बताइए फाइनली आंसर इसका क्या बना, जल्दी से कमेंट में बताइएगा आप। समझ गए? चलिए आइए 86 नंबर, इनमें से कौन अलग है। प्रश्न संख्या 86 में लिखा हुआ इनमें से कौन अलग है। ये क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है और इसको आप समझते हैं तो हमको लगता है जवाब दे दीजिएगा, है ना। हाँ देखिएगा, इनमें से कौन है, क्रिकेट हॉकी टेनिस। तो क्रिकेट हो गया तो आपको बाहर में खेलना है आउटडोर में, हॉकी आउटडोर में, टेनिस भी आउटडोर में। टेबल टेनिस जो है ना, ये आपका हम कह सकते हैं कि अंदर इंडोर गेम है, बाकी सब आउटडोर है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि टेबल टेनिस यहाँ पर सही जवाब है। अब कहा कि ये वाला क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज को गिनना, ये तो आप खुद से गिन सकते हो त्रिभुज की इसमें संख्या कितनी है। अगर हम गिनेंगे तो इसमें हम कह सकते हैं कि 1 2 2 गो और एक बड़ा वाला, 3 3 6 3 9, 9 को तो हमको ऐसे दिखा, 3 3 3 6 और 3 9, ठीक है। एक ये दिख रहा 10, एक ये दिखा 11, एक ये वाला दिखा 12, ठीक है, समझ गए। और ये वाला एक पूरा ले लेंगे तो 13, और इधर से ले लेंगे तो पूरा हो गया 14, ठीक है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप जवाब देंगे कि सर इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 14 बनेगा। तो आसानी से पकड़ में आएगा, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना पकड़ में नहीं आते। चलिए आइए प्रश्न संख्या 88, ये आपका रीजनिंग है। चलिए बताइएगा, किसी निश्चित कोड भाषा में हैम्पर को इतना लिखा गया है, इंसर्ट को इतना लिखा गया है, तो सेफ्टी को कैसे लिखा जाएगा, जल्दी से बताइएगा क्या इसमें किया है खास। हाँ इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा, ये हम आपको नहीं बताएंगे, इसका जवाब आप कमेंट में दीजिए कि इसका जवाब क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए 89, 4 संख्याएं दी गई है जिनमें से 3 किसी तरीका से समान है और एक भिन्न भिन्न संख्या का चयन कीजिए। इसमें भी बहुत तरीका का टेक्निक लगाया जाता है, सोच समझ के इसको बनाया जाता है ना। इसमें बहुत सारे विद्यार्थी देखते हैं कि कितना कितना का वृद्धि हुआ, उस हिसाब से देखते हैं, घटा कर देखते हैं, गुना करके देखते हैं। इसका कोई माई बाप नहीं है इस तरीका क्वेश्चन का, ठीक है। लेकिन हम आपको बता गए कि इसको आप कैसे बनाएंगे। एक काम करते हैं, सबको ऐड कीजिए, 5 4 9, 9 2 11, 11 3 14, ठीक है। 6 3 9, 9 4 9 1 10, 10 4 14, 6 1 7, 7 3 10, 10 8 18, 6 1 7, 7 5 12 2 14। मतलब आप इसको तीनों को ऐड कीजिएगा तो सबका आया 14 आया, लेकिन इसको ऐड किया तो 14 नहीं आया, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर अलग हो गया। आइए 89 देखिए क्या लिखा हुआ। 4 संख्याएं दी गई है जिनमें से 3 किसी तरीका से समान है, वही वाला क्वेश्चन है। 90 आइए, इनमें से कौन अलग है, माता पिता चाचा चचेरे भाई, इसमें से कौन जो है अलग है, जल्दी से बताइएगा। ये आपका हम कह सकते हैं कि पीढ़ी वाला क्वेश्चन हो गया। माता पिता चाचा हम कह सकते हैं कि ये एक पीढ़ी का जनरेशन है, और चचेरा भाई जो है नेक्स्ट जनरेशन में आ जाएगा, है ना। और ऐसे भी जो है सब जो है अपने हमका सीनियरिटी के हिसाब से तीनों एक समान है, ये अलग हो जाएगा, तो चचेरा भाई बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो 90 का आपका 4। दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या गिनिए, इसमें वर्ग की संख्या काउंट करना। अगर ऐसे सिंपल गिनेंगे हम तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 का तो ऐसे हो गया, ठीक है। अब वर्ग में ध्यान दीजिएगा, सब भुजा आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ना कि आयत को आप वर्ग मत मान लीजिएगा। कितना गिने थे जी, 1 2 3 4 4 4 8 4 12 4 16, 16 तो ऐसे ही हो गया, ठीक है। अगर हम इसको एक बड़ा वाला मिला देंगे इधर से, तो 17 इधर मिला देंगे, तो 18 इधर मिला देंगे, 19 इधर मिला देंगे, 20, 20 को निकल के आ गया, ठीक है। और सोचिए इसमें 20 को हो गया ना, हाँ 20 को हो गया, ठीक है। अब आप बीच में आ जाइएगा, तो बीच में आइएगा तो 20 और 1 21 ऐसे निकल गया इधर, ठीक है। फिर आप इधर से लेके इसको चल जाइएगा तो 22 हो गया, फिर इधर से लेके चलिएगा तो 23 हो गया, ठीक है। 23 को तो निकल गया, क्लियर है। फिर आप ऊपर वाला लाइन ऐसे पकड़ लीजिएगा, इधर से 24 हो गया, इधर से 25 हो गया, 26 हो गया, 27 हो गया, इस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमारे हिसाब से कुल मिला के इसमें जो है 28 को हमको दिखा, लेकिन इसका आंसर जो है आप नोट करिए 30 होगा। आप गिन के बनाइए, 2 को कौन वाला छूट रहा था, ठीक है। चलिए 30 नोट कीजिएगा, ये सेल्फ वाला चीज है, समझाने वाला चीज नहीं है, ये खुद से आप करेंगे तो बगैर कर जाएगा। चलिए उस विकल्प का चयन कीजिए, है ना, जो तीसरे अक्षर से ठीक उसी तरीका से इक्वल है जिस तरीका से ये दोनों संबंधित है। मतलब अब आपको इस पर फोकस नहीं करना है, फोकस इस पर करना है कि ये दोनों कैसे एक दूसरे से संबंधित है, क्या वृद्धि किया है, कि क्या कमी किया है, कि गुना किया है, कि अपोजिट लिखा है, ये सब आपको समझना पड़ेगा, है ना। तब आपको नेक्स्ट वाला पता चल जाएगा, ठीक है, कि कैसे वो इक्वल है। हाँ सही है, बढ़िया। हाँ चेक कीजिए, फर्स्ट वाला चेक कीजिएगा तो हो जाएगा आपको, है ना।
जैसे कि अब देखो दो तरीका, एक तो तुम डायरेक्ट आगे बढ़ के देखो, और दूसरा कि विद्यार्थी को यदि इसका पोजीशन पता है कि बी कितना पर होता है, यू कितना पर होता है, वाई कितना पर होता है, तो और आसानी से इसको बना सकता है। ठीक है, हाँ देखिए, अब इसको आगे पीछे सब का पकड़ना है। देखिए अगर आगे बी से यू पे जाएगा ना, तो अगर बहुत ज्यादा का गैपिंग है तो आप एक काम कीजिए, पीछे से बढ़ के देखिएगा। जैसे 23 के बाद 21 आ गया, मतलब 2 घटा है ना, 4 के बाद आ गया 6, एक 6 पे होता है ना, हाँ तो 4 बढ़ा, ये 25 के बाद हो गया 19, 25 के बाद हो गया 19, तो 19, तो 6, यहाँ 6 क्या है आपका, 25 के बाद 19, तो 6 घटा, और यहाँ कितना हो गया आपका 2, तो 8 हो गया, तो यहाँ पर 6 बढ़ा। ठीक है, तो ये कैसे सीरीज चल रहा, समझ में आया कुछ, है ना। पहले 2 घटा और फिर जो है आपका 4, तो 4 2 6 ना होगा जी, अब 2 घटा और 2 बढ़ा, 2 घटा 2 बढ़ा, फिर 6 घटा 6 बढ़ा, इस तरीका से चल रहा। अब पीछे लेके जाएगा, तो हम भी पीछे वाला 19 21 है ना, तो 21 में पहले 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 19 20 21 19, तो एस आ जाएगा। ठीक है, अब फिर 4 है, तो 4 में से हम 2 बढ़ेंगे, तो इधर हम देखेंगे तो 6, 6 में 2 बढ़ेंगे 8, 8 का मतलब एच। फिर ये हो गया, इसमें से क्या करना, 6 घटना है, तो हो गया आपका 24, ये 24 होता है, 24 में से 6 घटिएगा 18 हो जाएगा ना, है ना, 17, 17 ही होना चाहिए, 17 मतलब क्यों, देखिएगा बताइएगा। आइए हो गया 3 पे, इसमें क्या बढ़ना, 6 बढ़ना, तो 6 3 9, 9 का मतलब है ना 9 का मतलब जे, 10 का मतलब जे ना होता है जी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई आई, कहाँ गड़बड़ हो गया। हाँ तो देखो सीरीज पता चल गया ना कि 2 पहले घटा फिर 2 बढ़ा फिर 6 घटा 6 बढ़ा, इस हिसाब से आप सेट कर लो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही जाएगा, जे सही होगा। ठीक है, 3 पे होता ना, 3 में 6 3 9, 10 होना चाहिए था ना, ऑप्शन ए सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इनमें से कौन अलग है, रुई ऊन लकड़ी या प्लास्टिक, सीधी सी बात है ना, ऑप्शन नंबर 4, इसमें कोई शक नहीं है, सिंपल। समझ गया, चलिए आइए 94 नंबर, किसी निश्चित कुट भाषा में इतना को इतना लिखा गया है, तो बताइए न्यूमेरिकल को क्या लिखा जाएगा। अब इसमें भी इसका कोई माई बाप तो है नहीं, इसको भी बस संज्ञा कर सकते हैं कि समझना पड़ेगा कि कितना घट रहा है कितना बढ़ रहा है ना। चलिए बताइएगा क्या क्या किया है इसमें, ये सिंपल हमको लग रहा है। ठीक है, क्योंकि डाटा हमको बहुत छोटा दिख रहा है इसका, एफ ओ आर डी फॉरवर्ड 6, एक के बाद 3, अगर हम पीछे से बढ़ेंगे इसको तो डी 4 1 5 है ना, 18, और ये 18 16 2 घट गया, ए के बाद क्यू ना, इसे नहीं चलिए आप, है ना, आगे से उठा के पीछे चल के देखिए तो सही हो जाएगा, है ना। जैसे आप देखिए एफ ओ आर डब्ल्यू ए आर डी, यही लिखा है ना, सी एस जेड एक्स क्यू पी ई, ऐसे लिखा है ना। अगर हम यहाँ से चल रहे हैं तो नहीं पकड़ में आए, ऐसे लेके चलते हैं, 6 से 5 एक घटा, ठीक है, 15 से 16 एक बढ़ा, 18 से 17 एक घटा, 23 से लेके 24 एक बढ़ा, 1 से लेके ये एक घटा, फिर 18 के बाद 19 एक बढ़ा, और फिर डी के बाद मतलब 4 के बाद, मतलब एक बढ़ रहा एक घट रहा आगे पीछे करके। तो इस तरीका से समझ में आ गया, तो उसी तरीका से इसमें भी जो है एक आगे बढ़िए, तो एफ से सीधे पहले एक घटा था, तो एम से शुरू होगा, तो एम से आपका ये तो गया दूगो, एम से स्टार्ट होगा आंसर। उसके बाद ये 15 था तो 16 था एक बढ़ा था, तो 21 था तो 22 होगा, भी होगा, है ना। जब पीछे से ना आएगा उसमें, है ना, तो पीछे लेके चला जाता है, ये 6 से हो गया 5, है ना, पीछे लेके जाएगा, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर 14 है ना, तो एक घट रहा तो 13 एम, तो लास्ट में एम गिरेगा, तो लास्ट में एम गिरेगा तो ऑप्शन तो एक सही हो जाएगा इस तरीके से, है ना। चलिए तो ये एक सही हो गया। नेक्स्ट आइए 95, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें शब्द उसी तरीका संबंधित है जिस प्रकार दिए गए शब्द संबंधित, जैसे एमीटर विद्युत धारा संबंधित है, तो दाब बैरोमीटर संबंधित है, घनत्व के इलेक्ट्रोमीटर से, ध्रुवीय मापी चरण से, हाइड्रोमीटर आर्द्रता से। ऑप्शन यहाँ पर 4 सही जवाब होगा, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इनमें से कौन अलग है, पानीपत, हल्दीघाटी, सोमनाथ, घाघर, ये तीनों युद्ध का स्थान है, सोमनाथ एक मंदिर का स्थान है। ठीक है, इस तरीके से जो है हम इसका जवाब दे सकते हैं। सही है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट आइए 97, इसमें क्या करना है कि बस सिंपल ये जो आकृति दिया है
देखना है कि आगे पीछे किया है कि क्या इसमें चेंज है। देखो चार तो यहाँ पर इस तरीका क्या करती है, इसमें क्या कि एगो ये वाला हटा के एगो यहाँ दे दिया, फिर एगो और कैंसिल किया, फिर दोनों साइड दे दिया, फिर क्या किया कि इस दोनों को इधर लेके चल गया, एगो इधर लेके आ गया, ठीक है। तो फिर दो तो फिर तीन को इधर आ जाएगा, है ना, और दो पीछे चल जाएगा, तो तीन को इधर आ जाएगा और वो दो पीछे चल जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना। चलिए ना 98 नंबर, उस विकल्प का चयन कीजिए जो संबंधित है। जैसे 12 150 लिखा है तो 14 को कितना लिखेगा, 12 को 150 लिख दिया तो 14 को कितना लिखेगा। चलिए इसमें भी समझना पड़ता है, देखिए कैसे लिखा। जैसे 12 150 है ना, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 12 का तो पहले हम आई स्क्वायर करेंगे तो 144 आ जाएगा। अगर इसी 12 में हम 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 6, 6 ऐड कर देंगे तो 150 हो जाएगा ना। अब ये तो हम अपने मन से किया, यही प्रोसेस इस पर भी लागू होगा तब सही माना जाएगा। 14 का स्क्वायर कितना होगा, 196। अब 14 का आधा किया कितना आ गया, 7, 7 ऐड करेंगे, है ना। तो देखेंगे ऑप्शन मैच करेगा कि नहीं। 7 6 6 12 1 13 203, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। क्लियर है। नेक्स्ट, जिस प्रकार तिनका घोंसला संबंधित है ठीक उसी प्रकार कपास किससे संबंधित है। तो कपास से क्या बनता है, धागा, है ना। तिनका से घोंसला बनता है, कपास से धागा बनता है। नेक्स्ट आइए 100 क्वेश्चन तक हम लोग करेंगे, फिर कल 100 से लेके 150 तक करेंगे, इस तरीके से कंप्लीट हो गए। इनमें से कौन अलग है, 36 49 144 72, इसका जवाब सभी विद्यार्थी दे सकते हैं। ये तो किसी ना किसी का स्क्वायर है, ये भी किसी ना किसी का स्क्वायर है, ये भी 12 का स्क्वायर है, तो 72 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो आज हम लोग कंप्लीट किए 150 क्वेश्चन में, आपका 100 तक कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। कल इसका सेट नंबर 2 हम लोग सेट नंबर 5 जब लाएंगे तो इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अब मैथ का फाउंडेशन में चलेगा, इसको अच्छे से ज्वाइन कीजिए।